हेलो एवरीवन, अनु ऑनलाइनर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इनसे हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए जानना इनके बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम सभी को इनके बारे में जानना चाहिए कि ये देश के लिए क्या क्या किए हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया है। जिन्होंने हम सभी के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें भी इनके बारे में जानना चाहिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनके बारे में देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में, उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती दत्त है, पिता जानकी नाथ बोस हैं। आगे देखते हैं। वर्ष 1919 में बोस ने भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की थी। हालांकि कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे देखते हैं। वे स्वामी विवेकानंद के क्या आध्यात्मिक स्वामी विवेकानंद को वे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे और राजनीतिक गुरु CR दास चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, उनका समाचार पत्र था फॉरवर्ड, के संपादन का कार्यभार संभाला। बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज शुरू किया था। यहाँ पे छूट गया है लिखना, फॉरवर्ड होगा। इनकी समाचार पत्र का नाम था चित्तरंजन दास का। इनके संपादक करते थे, संपादन का कार्यभार इन्होंने ही संभाला था, सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में खुद का स्टार्ट किए थे समाचार पत्र स्वराज। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं। 1938 यानी 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हरिपुरा में, और 1939 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस पद से त्यागपत्र दे दिया। और 1939 में ही 22 जून 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉग, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉग भी इसे बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से ही स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान किया। 1940 में बोस को अरेस्ट कर लिया गया था। कई बार भड़कीला भाषण देने के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मार्च 1941 में बहरीन चले गए और कई देशों का इन्होंने भ्रमण किया और जर्मनी पहुँचे हिटलर से मिलने के लिए कि वो हमारी मदद करे अंग्रेज़ों से लड़ने में, उसको भगाने में। वहीं पे ये हिटलर से मिले थे 1942 में, और हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। वहीं पे एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो एडोल्फ हिटलर ने दी है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे एक। बोस ने हिटलर से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों के साथ गठबंधन बनाने पे चर्चा की। 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और बोस ने अफ्रीका में गिरफ्तार भारतीय कैदियों की रिहाई की मांग की थी हिटलर से। बहुत प्रयासों के बाद हिटलर कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से लड़ने और भारत को आज़ाद कराने के लिए जर्मनी में
1000 से अधिक लोगों की सेना तैयार की थी। इसे ही इंडियन लीजन, आज़ाद हिंद फौज या टाइगर लीजन नाम दिया गया था। इस सेना को बाद में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया गया था। इस फौज को जर्मनी ने भी ट्रेनिंग दिया, आधुनिक हथियार दिया और जापान ने भी सपोर्ट किया। इसे जापान ने सुभाष चंद्र बोस को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप गिफ्ट में दिया था। जापान ने यह द्वीप किससे लिया? तो इंग्लैंड से लिया था, छीन लिया था। और बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप का नाम बाद में क्या रखा? तो शहीद एवं स्वराज रखा था। इसके बाद नेताजी अपनी फौज के साथ सिंगापुर पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बना ली। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बना ली। ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने कहा था कि हमारा देश गुलाम नहीं है, अभी हम सिंगापुर से शासन कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली पहुंचेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से ही ऑल इंडिया रेडियो पे कहा था, मुझे इस लड़ाई में राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी की आशीर्वाद की ज़रूरत है। सबसे पहले महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। ये भी कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। और सिंगापुर से ही सुभाष चंद्र बोस ने सैनिकों से कहा था कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस के पास एक योग्य सेना थी और वो खुद भी एक अच्छे योग्य सेनापति या कमांडर बोल सकते हैं थे। फिर वहाँ से सिंगापुर से बर्मा आए। बर्मा म्यांमार में है। बर्मा में पहले से भारत की एक फौज थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज जो थी ये बहुत पहले स्थापित की जा चुकी थी और कैप्टन मोहन सिंह ने, जिन्होंने आइडिया दिया कि हमें क्यों ना भारत के लिए एक फौज बनाए, ये जिम्मेदारी रास बिहारी बोस को दिया गया। और ये जो फौज है, जिन्होंने रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन रास बिहारी बोस की उम्र बहुत अत्यधिक हो चुकी थी, यानी 70+ थे, इसलिए उनको सेनापति मतलब बोलते हैं ना, सेना में एक यंगेस्ट पर्सन का होना ज़रूरी है ताकि मतलब वो मतलब वैसे भाषण भी दे सके, उस टाइप का जोश होता है कि हाँ, तो सेना को भी लगता है जैसे सुभाष चंद्र बोस देते थे, उनके भाषण से सेना तुरंत कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी। इसलिए तो वो इसलिए सेना का कमांड जो है 1943 में सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। ये आज़ाद हिंद फौज का कमांडर भी उन्हीं को दिया गया। इसी को INA इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कई ब्रिगेड बनाए और उसे जैसे लक्ष्मी ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे था, फिर सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और भी थे उसी में। अब ये म्यांमार के रास्ते भारत की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच में जापान के ऊपर 6 अगस्त 1945, ये तो सभी को पता होगा, 6 अगस्त 1945 को जापान पे बम गिरा दिया गया, हिरोशिमा नाम की जगह पे, हिरोशिमा शहर पे जापान का। और फिर 9 अगस्त को ही 1945 में ही नागासाकी जापान पे दोबारा से परमाणु बम अमेरिका ने फोड़ दिया। जापान ने सुभाष चंद्र बोस की बहुत सहायता की थी, बट जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया तब जापान ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। और फिर 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना में
निधन हो गया। उसके बाद फौज की हिम्मत ही टूट गई, क्योंकि सेनापति कमांडर का ही निधन हो गया और अंग्रेज सेना ने भी भारी अंग्रेज सेना भी भारी पड़ गए उस पे, सैनिकों पे, इसलिए उनका हिम्मत और भी टूट गया। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और लाल किला में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने बार पूछ चुके हैं। आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए के जो मुकदमा है वो कहाँ चलाया गया, तो लाल किला में चलाया गया था। ये भी याद रखेंगे। उस टाइम ये बहुत सारे वकील थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के वकील थे, तेज बहादुर सफरू, और भी बहुत सारे वकील थे जो आईएनए को सपोर्ट करते थे। बहुत सारे वकीलों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की पैरवी किया और जज से बोले कि इन्हें सजा ना दे और इन्हें माफ़ कर दे। बट माफ़ करने का अधिकार जज के पास तो था नहीं, ये अधिकार सिर्फ वायसराय के पास था, और वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल ने सजा माफ़ कर दिया। एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज ने भारत में किस रास्ते से एंट्री की थी, तो ये क्या बोलते हैं, मणिपुर की राजधानी इम्फाल से इंटर किया था। तो आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद ये क्या बोलते हैं, एक बात ऐसे तो अभी सही है, एक बात तो बट ये सच है कि इतनी जल्दी आज़ादी नहीं मिलती। अगर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की सेना नहीं होती तो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अंग्रेज को बहुत मारे थे, इसलिए अंग्रेज भारत छोड़ने पे मजबूर हो गए। और ये बात अंग्रेज के पीएम क्लीमेंट एटली जो उस टाइम थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद कहा कि अपने ही संसद में उन्होंने खुद कहा, बोले कि हम भारत को 1948 में आज़ाद करेंगे। बट इतनी जल्दी उन्होंने आज़ादी कैसे दी, तो आज़ाद हिंद फौज की वजह से है। आज़ाद हिंद फौज की सेना से वे बहुत डर गए थे और परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने 1947 में ही ब्रिटेन चले गए और भारत को आज़ाद घोषित कर दिया, क्योंकि वो बोल चुके थे पहले 1948, इससे पहले ही वो आज़ाद कर दिए 1947 में ही, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। तो वही वो बहुत डर गए थे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक से, वो परेशान कर दिए, ब्रिटिशर्स को मारते थे जहाँ तहाँ वैसे। तो अब देखते हैं कुछ करंट रिलेटेड पॉइंट इनसे, सुभाष चंद्र बोस से। तो हाल ही में इसी वर्ष प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की अविस्मरणीय योगदान के प्रति चिर श्रद्धांजलि है। और ये ग्रेनाइट से बनी है और 65 मीट्रिक टन। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। तो पराक्रम दिवस पर भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ही पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए उनके अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानता और सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 2021 से सुभाष चंद्र बोस की जयंती जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम
स्वतंत्रता आंदोलन में अपने नारे से प्रेरित किया था और देश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया था। इस वजह से उनके ये कुछ प्रसिद्ध नारे हैं सुभाष चंद्र बोस के, जैसे ये है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी दी नहीं जाती ली जाती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में फिर से जन्म लेगा। आगे है ये, वही है, आज़ादी दी नहीं जाती छीनी जाती है। अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वह मिलती ज़रूर है। ये बात तो सच है, इनके सभी सच्ची ही हैं वैसे में, और भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।